लेट अस अंडरस्टैंड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, सक्सेशन क्या होता है, एंड इनहेरिटेंस। फैमिली लॉ का ही पार्ट है। कभी कभी आपने सुना होगा हिंदी मूवीज वगैरह में, बेटे ने पिता को मार दिया क्योंकि प्रॉपर्टी उसको नहीं दे रहे थे। या मोहल्ले में भी देखा होगा मेनी अ टाइम्स कि लोगों का लड़ाई झगड़ा हो गया कि कोई इंसान अनटाइमली डेथ हो गई और उसने अपनी वसीयत नहीं लिखी, वसीयत मतलब विल। तो वहां पे परिवार में प्रॉपर्टी को लेके बंटवारे की लड़ाई हो जाती है। तो इसी से आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी का सक्सेशन और इनहेरिटेंस का प्रैक्टिकली मतलब क्या होता है। गॉट इट क्लियर? तो चलिए लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी। तो भाई प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक होती है ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी और एक होती है सेपरेट प्रॉपर्टी। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जो पूरे परिवार के कॉमन पैसे से खरीदी गई हो, इट इज नोन एज ज्वाइंट फैमिली, ठीक है। और जो किसी इंसान ने अपने पैसे से खरीदी हो, इट इज नोन एज सेल्फ। बट यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है। हम यहाँ पे इसको ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे। टेक एन एग्जाम्पल कि मेरे दादाजी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे व्हाट इज नेम्ड एज ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी, बिकॉज दादाजी की डेथ के बाद वो उनके सारे बच्चों में बटेगी। इज दैट अंडरस्टूड? बट अगर मेरे पापा ने अपने पैसे कमाए, जॉब किया, बिजनेस किया और कोई प्रॉपर्टी परचेज की, तो उस पे उनके ब्रदर्स का और सिस्टर्स का कोई राइट नहीं होगा, वो सिर्फ उनका है। तो अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, समझ में आ गया, और मेरे मान लीजिए दो बच्चे हैं, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा? ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। बट अगर मेरे बेटे ने अपने पैसे कमा के कोई अपनी प्रॉपर्टी बनाई, देन इट इज नोन एज सेल्फ अक्वायर्ड। समझ में आ गया? तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी का सिंपल सा मतलब हो गया, आपके जो सो कॉल्ड हायरार्की में ऊपर वाले पेरेंट थे, उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी और उनके ना रहने पे उस प्रॉपर्टी का राइट सबका होगा। दैट प्रॉपर्टी विल ओनली बी कॉल्ड एज ज्वाइंट प्रॉपर्टी। मान लीजिए कि आपके दादाजी दो ब्रदर्स थे, एक एक्स थे और एक वाई थे, ठीक है। तो एक्स और वाई देवर टू ब्रदर्स, आपके पापा के चाचा जी हो गए वाई। और एक्स के दो बेटे थे, एक्स वन और एक्स टू, मान लीजिए आपके पापा और आपके चाचा जी। वाई की तीन संतानें थी, वाई वन, वाई टू और वाई थ्री, ठीक है। तो अब अगर आपके दादाजी कौन है भाई? एक्स, और उनके भाई कौन है? वाई। खोपड़े में बात गई। एक्स वन मान लीजिए आपके पापा हो गए, एक्स उनके पापा हो गए और वाई पापा के चाचा जी हो गए। क्लियर? और इन दोनों के पिताजी कौन थे? मिस्टर ए। मतलब मान लीजिए कि मिस्टर ए है धीरू भाई अंबानी, ये है मुकेश अंबानी और ये है अनिल अंबानी। तो धीरू भाई अंबानी की जो प्रॉपर्टी होगी वो पूरे परिवार के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ज्वाइंट। बट अगर मुकेश अंबानी ने, मिस्टर एक्स ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, तो उस प्रॉपर्टी को आप इन दोनों के लिए बोलेंगे ज्वाइंट प्रॉपर्टी। बट इनके लिए वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी ही नहीं है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो पिता की प्रॉपर्टी पे पूरे परिवार का हक है। दिस इज सिंपली कॉल्ड एज ज्वाइंट। खोपड़े में बात गई? पक्का? चलिए। सो द टर्म प्रॉपर्टीज डिराइव फ्रॉम द लैटिन टर्म प्रोप्राइटरेट एंड फ्रेंच में इसी को आप क्या बोलते हैं? प्रोप्रियस, जिसका मतलब होता है एनीथिंग दैट इज ओन्ड। खोपड़े में बात गई? तो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी अक्वायर्ड बाय ज्वाइंट फंड्स ऑफ द फैमिली इज नोन एज ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? तो मेरे दादाजी की टोटल 6 संतानें थी, तो उन्होंने जो भी प्रॉपर्टी खरीदी वो इन 6 के लिए क्या मानी जाएगी? ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। उसमें से एक भाई ने अपने बिजनेस अलग कर लिए, वो अपने पैसे कमा रहा है, अपनी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उसे क्या बोलेंगे आप? सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो ऑल द नीड्स ऑफ द फैमिली आर फुलफिल फ्रॉम हिम। तो ऐसा कभी कभी होता है कि भाई दादाजी के पास पैसे आए, उन्होंने अपने बड़े बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद ली। इज दैट क्लियर? है तो प्रैक्टिकली वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी, बट रजिस्ट्रेशन एक्स के नाम पे हुआ है, तो वो एक्स की मानी जाएगी वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी। एक्स वन और एक्स टू के लिए होगी, बट वाई या उसके परिवार के लिए नहीं होगी। तो धीरू भाई अंबानी ने मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी खरीदी और मुकेश अंबानी के नाम पे रजिस्टर करा दी, तो आप उस प्रॉपर्टी को धीरू भाई अंबानी की फैमिली प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, मुकेश अंबानी की फैमिली प्रॉपर्टी बोलेंगे। उस प्रॉपर्टी पे अनिल अंबानी का कोई राइट नहीं होगा, चाहे वो उनके पैसे से ही खरीदी गई हो। समझ में आ गई बात? सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी अक्वायर्ड बाय सेल्फ एक्सर्शन ऑफ लेबर इज नोन एज सेल्फ अक्वायर्ड। तो इट इंक्लूड्स प्रॉपर्टी बाय वंस ओन। ये लर्निंग गलत लिख गया है, अर्निंग होना चाहिए था, लर्निंग लिख गया है गलती से। लगता है ये लोग भी विकीपीडिया की तरह छापते हैं जैसे बच्चे छापते हैं। समझ में आ गई कहानी? खोपड़े में बात गई? तो ये एग्जाम्पल जरा अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि आप सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं
और फैमिली प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? एनी डाउट्स ऑन दिस? तो झटपट इसको लिख लें फास्ट। इन अ स्मॉल एरर बाय वंस ओन लर्निंग ही होगा। लर्निंग का मतलब अपनी मेहनत से, बेसिकली। गॉट इट क्लियर? मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो है, सर मान ली कोई चुरा के ले आया प्रॉपर्टी, तो वो क्या होगी? वो कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। चलिए, तो लर्निंग का मतलब क्या होता है? इसके लिए भी एक कानून है, गेन्स ऑफ लर्निंग एक्ट 1930। ये मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ, खैर मैंने भी अपने पूरे एलएलबी के मॉड्यूल में इसको कहीं देखा नहीं। इट डिफाइंस लर्निंग एज एजुकेशन, वेदर एलिमेंट्री, टेक्निकल, साइंटिफिक एंड स्पेशल और जनरल। अब एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होती है? वो जो 5वीं पास तक की एजुकेशन होती है उसको आप बोलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। खोपड़े में बात गई। टेक्निकल का क्या होता है? भाई किसी ने इंजीनियरिंग वगैरह कर लिया तो दैट इज कॉल्ड एज टेक्निकल। किसी ने कोई साइंस वगैरह में रिसर्च वगैरह पढ़ ली, आईआईटी वगैरह कर लिया, वो भी इंजीनियरिंग है खैर एक तरह का, तो आप इसको साइंटिफिक बोलेंगे। स्पेशल यू कैन से किसी ने भाई एमबीए वगैरह कर लिया। और जनरल क्या होता है? भाई शादी करने वाला, बीए, बीकॉम और बीएससी। तो इन सब एजुकेशन के थ्रू अगर आपने कुछ पैसे वैसे कमाए हैं, देन दैट इज नोन एज वन ओन्स लर्निंग। और उससे खरीदी गई प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? So training as every kind of training which is usually intended to enable a person to pursue any trade, industry, profession और vacation, छुट्टी ना समझ लेना। वोकेशन ऑन लाइफ का मतलब होता है स्किल, बेसिकली। मतलब यहां पे हम बात किस चीज की कर रहे हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। सुनाई पड़ गई बात? समझ में आ गया? तो कोई भी ऐसी हरकत जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो एंड यू हैपन टू अर्न मनी ड्यू टू दैट, इट इज कॉल्ड एज लर्निंग एक्चुअली। खोपड़े में बात गई? चलिए, तो अपोलोजाइज फॉर दैट रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो आप लर्निंग शब्द के आगे ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लिख दें तो आप एग्जाम में बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे अपने आंसर को। तो यहाँ स्किल के नीचे आप एक और शब्द लिख लीजिए, बड़ा फेमस है, दैट इज फ्रीलांसिंग। मान लीजिए कि आपको बेकिंग बहुत अच्छी लगती है, आपने बेकरी का एक कोर्स वगैरह कर लिया, ओके, और उसके बाद आपने घर से केक वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया। आपको कुकिंग और भी चीज़ों की बहुत अच्छी लगती है, आपने जोमेटो पे क्लाउड किचन का रजिस्ट्रेशन करा लिया और उससे पैसे कमाए। तो दिस अर्निंग ऑफ मनी इज कॉल्ड एज लर्निंग एक्चुअली। एंड इससे खरीदी गई प्रॉपर्टी क्या होगी? सेल्फ अक्वायर्ड। इज दैट क्लियर? तो अगर मैंने पैसे कमाए और मैंने अपने मम्मी के अकाउंट में उसको डिपॉजिट कर दिया, और आफ्टर मेनी ईयर्स मान लीजिए वो लैक्स ऑफ रुपीज हो गए और उससे कोई हमने प्रॉपर्टी खरीद ली, वो बच्चों क्या बोली जाएगी? ज्वाइंट फैमिली, क्योंकि रजिस्ट्रेशन उन्हीं के नाम पे है। नो डाउट पैसे मेरे थे, होनी चाहिए सेल्फ अक्वायर्ड, बट इन द आइज ऑफ लॉ इसको प्रूव करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो सर आप कोर्ट में बोल दीजिएगा हमने मम्मी को गिफ्ट दिया था ये सोच के कि प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो हमारे काम आएगी, मम्मी ने तो पूरी मेरी बहन को ही दे दी, मतलब अपनी बहन को नहीं, मेरी बहन को। तो मम्मी ने कोर्ट में साबित किया, जज साहब लड़का झुट्टा टाइप का है, कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं दिया मेरे को उसने। मैंने कहा मैं दिखा दूं आपको। जज साहब कहेंगे दिखाओ चाहे ना दिखाओ, गिफ्ट वंस गिवन कैन नॉट बी क्लेम्ड बैक। खोपड़े में बात गई। ये तो वही बात होगी कि शादी में गए, 2100 का लिफाफा दिए, सोचे कि बढ़िया इटालियन डिश लजानिया वगैरह मिलेगा, और वहां पे ठंडा खाना मिल गया। अगले दिन डोली आई नहीं है, कोर्ट का सम्मन पहुंच गया, भाई आपकी शादी में गए थे, 2100 का शगुन दिया था, उनको खाना अच्छा नहीं मिला, ये पैसा वापस मांग रहे हैं अपना। तो क्या ये पॉसिबल होगा? तो कोर्ट कहेगा गिफ्ट एक बार दे दिया तो दे दिया, वो वापस नहीं मिल सकता। हाँ, आप ये साबित करिए कि आपकी मम्मी ने गन पॉइंट पे बंदूक लगा के आपसे पैसा लिया था। इज दैट क्लियर? तो ये बात याद रखिएगा, पैसा किसी का भी हो, कानून यही बोलता है कि अपनी कमाई से खरीदी गई प्रॉपर्टी सेल्फ अक्वायर्ड है, और जो पूरे परिवार के पैसे से खरीदी गई हो वो ज्वाइंट है। बट अगर हमने अपने पैसे अपने माता पिता को दिए और उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, है तो भाई मेरी कमाई की प्रॉपर्टी, बट कानून की निगाहों में वो मेरी है ही नहीं, वो पेरेंट्स के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो इट विल बी ट्रीटेड इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ सेल्फ अक्वायर्ड एज अ ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। समझ गया इस बात को? चलिए, तो मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल भी दे सकता हूं, जीता जागता एग्जाम्पल है बच्चों, एकदम आप बीता बोल सकता हूं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एकदम सही एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। 1979 में हमारी फैमिली ने एक लैंड परचेज किया, एकदम ये ट्रू स्टोरी है, मेरे दादाजी ने। और उस जमाने में होता क्या था कि भाई घर का जो बड़ा बेटा होता था उसे ही माना जाता था सबसे अच्छा बेटा। और उसके बाद आपने वो मूवी तो देखी होगी, लोगों घर वर बिक जाता है। तो 1979 में लैंड खरीदा तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया गया हाउस का। फिर बिजनेस बढ़ा तो एक फैक्ट्री खोली गई।
और उसके बाद फिर ट्रेडिंग बिजनेस में फैमिली आ गई तो शॉप्स भी आ गई। और ये हाउस और फैक्ट्री और शॉप ये सब कुछ मेरे दादाजी ने मेरे ताऊ जी के नाम पे कर दिया। इज दैट क्लियर? एंड देयर आफ्टर सम फैमिली डिस्टर्बेंसेस अरोज अराउंड ईयर 1991। ताऊ जी ने कहा भैया ये सब तो मेरा कुछ है, तुम सब लोग यहां से निकल लो। एवरीबडी वॉज किक्ड ऑफ। खोपड़े में बात गई तो मैंने अपने पापा को बोला, रे कोर्ट में केस करिए। कह रहे क्या केस करें कोर्ट में भाई, दादाजी की गलती थी, उन्होंने सारी प्रॉपर्टी तो ताऊ जी के नाम पे खरीद ली थी, तो अब कोर्ट केस करने के बावजूद भी हम कोर्ट में साबित कुछ नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो ये हिंदुस्तान में 99% घरों में होता रहता है कि बड़े भाई ने छोटे को निकाल दिया। एक दो रेफरेंसेस ऐसे भी बताऊंगा, नहीं छोटे भाई ने बड़े को निकाल दिया। मैंने एक बार, इनको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था, इन्होंने एकदम अलग काम किया है। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी थी तो एक्चुअली पिता की कमाई हुई, बट खरीदी बेटे के नाम पे थी। तो कानून के कागजों में, रजिस्ट्रेशन में, हर जगह बेटे का नाम था, तो मानी किसकी जाएगी? उसी की मानी जाएगी। तो अगर मैं 50,000 रुपए कमाऊं और मैं अपने बेटे को दे दूं और उसके नाम पे मान लीजिए खेत खरीद दूंगा, गांव वगैरह मिल जाती है प्रॉपर्टी सस्ती, मतलब बगल के गांव में नहीं मिलेगी, बहुत दूर मिलेगी, और कल को बेटा का पिताजी आप निकल लो, तो मैं कहूँ मेरी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, तो कागज में मेरा नाम चढ़ा हुआ है। अब आप इसको साबित करिए कि वो नाम किस तरह से चढ़ा था, और वो साबित करना हिंदुस्तान में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्रिमिनल केस कम से कम 10 साल चलता रहता है। ये सब तो सिविल केसेस हैं, पता लगा दूसरी दूसरी जनरेशन लड़ रही है केस। ओके, तो इस बात को याद रखिएगा, अपने पैसे की प्रॉपर्टी खुद खरीदे, किसी और के नाम ना खरीदे। ओके, चलिए। सो इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन, ये वर्ड्स देखने में एक जैसे लगते हैं, बट दे आर हैविंग ग्रेट डिफरेंस इन देयर मीनिंग। इनहेरिटेंस मींस एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ एन हेयर टू सक्सीड टू प्रॉपर्टी ऑन डेथ ऑफ एन एंसेस्टर। अब धीरू भाई अंबानी की डेथ हो गई, एक्स और वाई इनके दो बेटे थे, एक्स मतलब मुकेश अंबानी और वाई मतलब अनिल अंबानी। अनिल अंबानी की दो संतानें हैं, शायद नाम दे देते हैं उनको Y1 और Y2। और मुकेश अंबानी साहब की तीन संतानें हैं, X1, X2 और X3, दो बेटे और एक बेटी है। खैर एक बेटा ही 4-5 बेटों के बराबर है उनके, समझ में आ गया, बट हम मान लेते हैं कि दो बेटे और एक बेटी है। तो धीरू भाई अंबानी की डेथ हो गई, अब प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? तो कुछ कंपनीज, फैक्ट्रीज मुकेश अंबानी को मिल गई और कुछ अनिल अंबानी को। ये मिलना ही कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, बट रियलिटी में ये प्रॉपर्टी गई कोकिलाबेन अंबानी को, उनकी वाइफ को। अब उन्होंने कहा मैं इतना बिजनेस वगैरह कहां संभाल पाऊंगी, तो दोनों बेटों को उन्होंने हिसाब से प्रॉपर्टी दे दी। या धीरू भाई अंबानी हो सकता है, विल वगैरह लिख के गए होंगे, व्हाट्सएवर इट इज। अब यहां पे क्या लिखा है? जो भी एयर, लीगल एयर सक्सीड करेगा प्रॉपर्टी को ऑन डेथ, आई रिपीट ऑन डेथ। मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा रहते अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को गिफ्ट कर जाऊं, सॉरी इट इज नॉट इनहेरिटेंस। आप समझ गए, इट कुड बी व्हाट, सक्सेशन। इज दैट क्लियर? मैं मर जाऊं और प्रॉपर्टी मेरे बच्चों के नाम हो जाए, चाहे मैंने विल बनाई हो चाहे ना बनाई हो, ऑब्वियसली बात है उन्हीं को मिलेगी। मतलब मेरे बाद मेरी प्रॉपर्टी सबसे पहले किसको मिलेगी? मेरे स्पाउस को, हस्बैंड के केस में वाइफ और वाइफ के केस में हस्बैंड, समझ में आ गया? और उसके बाद वो इक्वली डिवाइड होती है। अब कुछ गर्ल्स यहां पे पूछेंगी सर लड़कियों को प्रॉपर्टी मिलती है, पहले ऐसा नहीं था, बट फिर कोर्ट कचहरी हुआ तो लड़कियों को प्रॉपर्टी मिलने लग गई। तो जो लड़कियां लड़ झगड़ के प्रॉपर्टी ले लेती हैं और फिर भाई से कहती हैं भाई दूज, टीका, रक्षाबंधन, जय माता दी, जो देना था सब दे दिया, अब निकल लो यहां से। इज दैट क्लियर? तो अगर जिंदगी भर आपको रक्षाबंधन, टीका, भाई दूज चाहिए, तो भैया से कहो बस आशीर्वाद बनाए रहो, प्यार देते रहो, प्रॉपर्टी में कुछ चाहिए नहीं है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो इनहेरिटेंस का मतलब समझ में आ गया। सक्सेशन अगर एंसेस्टर की डेथ पे होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो लीगल एयर का मतलब समझ गए? लीगल एयर का मतलब समझ गए? इसमें वो लोग आते हैं जो उस एंसेस्टर की संतानें हैं, लीनियल डिसेंडेंट, चाहे अडॉप्टेड हो चाहे नेचुरल बर्थ हो। इज दैट क्लियर? सो आफ्टर डेथ ऑफ ओनर ऑल राइट्स बिलोंगिंग टू द डिसीज विद रिगार्ड टू प्रॉपर्टी आर डिविजिबल इनटू टू क्लासेस। एक इनहेरिटेबल होते हैं और एक अनइनहेरिटेबल। सर मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि मेरे दादाजी ने 50 करोड़ रुपए का लैंड खरीदा था और डेथ हो गई, और उनकी लेटर से 5-6 संतानें थी, तो ये सब में बटेगा। अब इस लैंड को गिरवी रखा गया है, मान लीजिए टूवर्ड्स बैंक लोन, व्हाट, और ये 10 करोड़ का लोन भी है। अब ये पूरा पे ही नहीं हुआ, तो बैंक कहेगा भैया पहले इसको बेच के हमारा लोन दे दो, नहीं तो अपने पास से प्रॉपर्टी दे दो, मतलब लोन का पैसा दे दो, तब प्रॉपर्टी के कागज हम आपको देंगे, वरना नहीं देंगे। अगर बेनिफिट आप ले रहे हैं तो बर्डन भी लेना पड़ेगा। इट इज व्हाट, इनहेरिटेबल हो गया। इज दैट क्लियर?
आपके पास जमीन है, उस जमीन के ऊपर खेती हो रही है, आपने वो जमीन किसी को लॉन्ग टर्म रेंटल अग्रीमेंट जिसे बोलते हैं हम लीज, हिंदी में बोलते हैं पट्टा, लिखा लिया। वो कुत्ते का पट्टा टना समझना, उसके ऊपर कुछ लिखा लिया, ये लेमन लैंग्वेज है हिंदी में। तो हमने एक लॉन्ग टर्म रेंटल अग्रीमेंट कर लिया, 50 करोड़ का हमारा लैंड है कि 10 साल के लिए इसके ऊपर लोग खेती करेंगे। 8 साल लोग खेती कर रहे थे, दादाजी की डेथ हो गई, तो अब ये नहीं कि आप वो जमीन वापस ले लोगे, अगले 2 साल तक खेती का राइट उन्हीं का होगा, आपका नहीं होगा, क्योंकि दादाजी अग्रीमेंट करके कह दो पैसा ले चुके हैं इस चीज का। हाँ, आप उससे सेटलमेंट कर सकते हैं, भाई तुम्हारा 10 साल का इतना पैसा है, 8 साल लीज चल चुकी है, 2 साल की किराएदारी बाकी है, तुम रेंट अपना वापस ले लो। अगर वो मान जाएगा तभी आप देंगे, जबरदस्ती नहीं दे सकते। या अगर आपके पास सर्वाइवल का इशू है, भाई खाने पीने की प्रॉब्लम है, तो आप अपना लैंड वापस ले सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अनइनहेरिटेबल राइट। आप वापस जमीन तब तक नहीं ले सकते जब तक अग्रीमेंट खत्म नहीं हो जाता। तो दो बेसिक एग्जांपल समझ में आ गए। इनहेरिटेबल क्या होता है, इनहेरिटेबल क्या होता है, जो हक ट्रांसफर हो जाए वो इनहेरिटेबल, और जो ना हो पाए अनइनहेरिटेबल। इज दैट क्लियर? चलिए, तो इनहेरिटेबल राइट, अ राइट इज इनहेरिटेबल इफ इट सर्वाइव इट्स ओनर, it remains functional even after the death of the person to whom it belongs and devolves on his or her legal representative। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, दादाजी ने 8 साल तक प्रॉपर्टी किसी को लीज पे दी है, वो खेती कर रहा है, अग्रीमेंट कितने साल का हुआ है, 10 साल। 10 साल तक दादाजी चाहे तो उससे वापस ले सकते हैं जो अग्रीमेंट की बात हुई हो, बट अगर दादाजी की 8 साल बाद ही डेथ हो गई तो अगले 2 साल अभी वो इंसान इस पे खेती करने का राइट रखता है और आप उससे वापस नहीं ले सकते। खोपड़े में बात गई। तो जो जिम्मेदारी दादाजी की थी 10 साल के लीज की, वो हर उस इंसान को निभानी पड़ेगी जो इस प्रॉपर्टी का हकदार होगा। समझ में आ गया? अ राइट इज नॉट इनहेरिटेबल इफ इट डाइज विद द पर्सन। अब मैं दोनों को एक बार फिर से क्लैरिफाई कर देता हूं। 10 साल के लिए आपने किसी को जमीन दी थी, आपकी डेथ हो गई, मतलब दादाजी ने जमीन दी थी और दादाजी कह रहे थे हर साल तुम मेरे को 2 लाख रुपए दोगे। 8 साल तक वो इंसान पैसा दे रहा था, दादाजी की डेथ हो गई, कितने साल बचे, 2 साल। जो राइट दादाजी के पास था 2 लाख रुपए साल लेने का, वही उन लोगों के पास आ जाएगा, उन लीगल एयर्स के पास आ जाएगा, दादाजी के बच्चों के साथ पास आ जाएगा, हमारे पापा के पास आ जाएगा, जिनके नाम पे वो प्रॉपर्टी इनहेरिट होने वाली है। तो ये राइट पहले किसके पास था, दादाजी के पास, डेथ हो गई, प्रॉपर्टी हमको मिली, अब यही रेंट वसूलने का राइट हमारे पास आ जाएगा। बात सुनाई पड़ी, खोपड़े में बात गई। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इनहेरिटेबल राइट, जिसको आप इनहेरिट कर पाए। दादाजी ने प्रॉपर्टी दी थी 10 साल के लिए, बट एक कंडीशन लगा दी कि भैया अगर मेरी डेथ हो गई तो जो मेरे बच्चे हैं, तुम ना इनको रेंट देना और ना इनकी जिम्मेदारी होगी तुमको लैंड यूज करने दे। कहेगा बाबूजी मैं खेती कर रहा हूं, बीच में निपट लिए तो नहीं, जो तुम्हारी क्रॉप्स होंगी वो तुम उसमें प्लग कर सकते हो, बट उसके बाद फिर से सोइंग नहीं कर सकते। तो ये राइट दादाजी के पास था रेंट लेने का, विद द कंडीशन कि अगर उनकी डेथ हो जाती तो हमें रेंट भी नहीं मिलेगा। तो जब डेथ हो गई दादाजी की तो रेंट मिलने का राइट भी क्या हो गया, खत्म हो गया। इट इज कॉल्ड एज अनइनहेरिटेबल। सो राइट इज नॉट इनहेरिटेबल इफ इट डाइज विद द पर्सन। समझ में आ गई बात, क्लियरली अंडरस्टूड? तो मेरी जिंदगी के साथ साथ ये राइट है, मेरी जिंदगी खत्म, ये राइट भी खत्म। तो लैंड मिल जाएगा हमारे घर वालों को, बट अब उसके ऊपर किराया नहीं मिलेगा। हाँ, धैर्य जी का कोई सवाल था, पूछे धैर्य। नहीं, उनकी इच्छा नहीं होती, ऐसे थोड़ा चलता है। कोई गुंडागर्दी, अफगानिस्तान में रह रहे हो क्या? अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक लैंड है, ठीक है, और उस लैंड के ऊपर एक बिल्डिंग बनी हुई है और उस बिल्डिंग में एक बैंक किराए पे है और बैंक ने 25 साल का अग्रीमेंट किया हुआ है। इज दैट क्लियर? 15 साल बाद हम बोल दें कि चलो निकल लो, जिसने अग्रीमेंट किया तो मर गया, चलो निकल लो, अरे बैंक कहेगा भैया बैंक ऐसे थोड़ा हम निकल लेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? तो दिस इज कॉल्ड एज इनहेरिटेबल राइट। दूसरा पर्सन जिसको प्रॉपर्टी मिलेगी उसको भी वो अग्रीमेंट कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये तो वही बात हो गई, मोदी जी थे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी पे साइन किया था कि भैया भारत न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। अब कल को राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हम तो करेंगे टेस्ट। ऐसे थोड़ा होता है भाई, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपकी बेइज्जती हो जाएगी वहां पे। समझ में आ गया? नहीं, इनहेरिटेबल का मतलब जो राइट्स किसी इंसान के पास थे, जिसने उसकी प्रॉपर्टी ली, उसके पास भी वही राइट्स एंड ड्यूटीज रहेंगे। अनइनहेरिटेबल मतलब मिस्टर एक्स का जो राइट था वो मिस्टर एक्स के जिंदा रहने तक ही है, एक्स मरा वो राइट भी खत्म हो गए। इज दैट अंडरस्टूड? खोपड़े में बात गई। चलिए, तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जैसे
उन्होंने मेरे को एक जमीन दे दी, मैं जमींदारी करवा रहा था, मेरे पास राइट था, मैं मर गया, मेरे बच्चों को राइट मिलेगा। बट द डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन बोला, प्रॉपर्टी मेरी छीन ली, तो मेरे बेटे को भी वो राइट नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया? अनइनहेरिटेबल राइट। समझ में आ गई बात? पक्का? आप ऐसा इसको और इजिली समझ लीजिए ना। मान लीजिए कि आपके घर में एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, आपने 20 साल इस प्रॉपर्टी को यूज किया, अब आप प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, तो अब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को इस्तेमाल करने का राइट जिसको आप बेचेंगे उसको मिल जाएगा। क्या हो गया ये? इनहेरिटेबल। बट अगर आप चाहें तो अपना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पूरा बिल पे करके कटवा दीजिए, जिसको प्रॉपर्टी बेचेंगे कहेगा भैया अपने नाम पे दूसरा कनेक्शन तुम ले लेना। इज दैट क्लियर? तो प्रॉपर्टी का राइट अलग है और इलेक्ट्रिक कनेक्शन का अलग। तो प्रॉपर्टी बेची है, प्रॉपर्टी पे कोई किराएदार था, वो किराया नया बायर को देगा, बट बिजली का मीटर आपने उतरवा लिया, तो बिजली इस्तेमाल करने का राइट अब उसको नहीं मिल पाएगा। तो ये क्या हो गया? अन इनहेरिटेबल। समझ में आ गया? पक्का? लाइक दिस इज माई मोबाइल फोन, इसको इस्तेमाल करने का राइट, मैं अगर इसको आपको बेचता हूं और सिम कार्ड नहीं निकालता, तो सिम यूज करने का राइट भी किसको मिल गया? आपको मिल गया। इट इज इनहेरिटेबल। बट बोलते हैं ना सिम कार्ड इज नॉट ट्रांसफरेबल, तो अगर मैं सिम कार्ड अपना निकाल लूं तो आपको उसको इस्तेमाल करने का राइट नहीं मिलेगा। क्या हो गया? ये अन इनहेरिटेबल। तो जो राइट एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में इंसान के जिंदा रहते तक रहे और बाद में भी उसके लीगल एयर्स को मिले, इट इज इनहेरिटेबल। और उसके मरने के बाद उसके लीगल एयर्स को नहीं मिलेगा, तो इट इज अनइनहेरिटेबल। इज दैट क्लियर? आनंद भवन आपने नाम सुना इलाहाबाद में, प्रयागराज में, गांधी परिवार का था। एक्चुअली नहीं था, किसका था मैं आपको बता दूंगा, एक इसके ऊपर मैंने डिस्कशन किया हुआ है काफी वीडियोस में। जवाहरलाल नेहरू जी की परिवार वहां रहती थी, मोतीलाल नेहरू जी उनके पिताजी थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के काफी फेमस लॉयर माने जाते थे, और भी कलाकारियां इनकी बताऊंगा आपको, परेशान मत होइएगा। ओके, तो अब इंदिरा गांधी जी ने उसको देश के नाम कर दिया। बट ये बोला गया देश के नाम आज, कि आप कल सुबह थोड़ा बोरिया बिस्तर लेके घर से बाहर निकाल देंगे, कोई बॉलीवुड की मूवी थोड़ा चल रही है। भाई अगले 3 महीने आप यहाँ रहिए। बट अगर उन्होंने गवर्नमेंट से उस समय ये बोला होता कि हमारा परिवार, मतलब इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी जब तक हैं तब तक यहाँ रहेंगे, जब इनकी डेथ हो जाएगी तो राहुल गांधी ऑनवर्ड्स रहने का राइट नहीं है, क्योंकि उसको देश के नाम दे दिया गया है। तो दैट वुड बी अनइनहेरिटेबल। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई कि और पकाऊं इसके ऊपर? पक्का? चलिए, तो एनीथिंग विच यू हैव, आपने इसके ऊपर कोई राइट लिया हुआ है और आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद आपके अगले लीगल एयर्स को भी वो मिले, तो कौन सा हो गया? इनहेरिटेबल। आप चाहते हैं नहीं उनको ना मिले, तो इट इज अनइनहेरिटेबल। ठीक? चलिए, तो एनी कंफ्यूजन इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इनहेरिटेंस? चलिए, तो अगली कहानी हमारी आ गई, समझ ही गए लोग वैसे। प्रोसेस इन विच प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड अपॉन समवंस डेथ। अरे सर, यहां पे भी वही लिखा था, वहां पे भी वही लिखा था, ध्यान से देखिए, कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, और यहां पे क्या लिखा है? ट्रांसफर समवन डेथ। इट इज यूज टू रेफर टू एस्टेट ऑफ अ पर्सन लीव्स बिहाइंड डेथ। तो सर ये तो देखने में एक ही जैसा लग रहा है। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिल जाएगा। दो तरह के सक्सेशन कौन से होते हैं? इंटेस्टेट एंड टेस्टामेंट्री। ध्यान से सुनिएगा, टेस्टामेंट्री सक्सेशन का एक एग्जाम्पल भी है, जस्ट शोइंग इट। खुल जा सिम। हाँ, ये देखिए, विल नजर आ रही है? विल पे नीचे देखिए टेस्टेटर का साइन है। टेस्ट वेस्ट देना पड़ता है सर विल बनाने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, अब यहीं से ये बातें क्लियर होनी स्टार्ट होंगी। हेयर कौन होता है? पर्सन ऑन whom the property dissolves are called heirs of a deceased. A person who is entitled to inherit after the death of the intestate is known as an heir. दोनों में एक खास डिफरेंस नजर आ रहा है बच्चों? क्या लिखा है यहां पे? एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। व्हाट? एक्विजिशन टू सक्सीड द प्रॉपर्टी ऑन द डेथ ऑफ एन एंसेस्टर बाय वे ऑफ सक्सेशन। बाय वे ऑफ, कहने का मतलब सक्सेशन एक तरीका है इनहेरिट करने का, ठीक है? और देखिए सक्सेशन में क्या लिखा हुआ है? इट इज द प्रोसेस इन विच प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड ऑन अपॉन समवंस डेथ। दोनों में डिफरेंस अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, बस थोड़ी देर में हो जाएगा। तो एयर का मतलब समझिए क्या होता है? टेस्टेटर कौन होता है? अ पर्सन हु मेड अ लीगली वैलिड विल बिफोर डेथ। अब आप समझ गए होंगे, अगर विल बनाई गई है और इंसान टाइम टाइम फिर टैया हो गया, तब प्रॉपर्टी का जब ट्रांसफर होगा तो सक्सेशन है। अगर विल नहीं है, क्योंकि देखिए हमने इनहेरिटेंस में कहीं पे भी विल की बात की है? कहीं पे भी विल की बात की हम लोग नहीं की। तो अगर मेरे दादाजी ने विल बनाई
और उनकी डेथ के बाद प्रॉपर्टी उनके बच्चों में या किसी में भी बट जाए, ठीक है, या नाती पोतों में बट जाए, ग्रैंड चिल्ड्रेन एंड ऑल दैट, बुआ के बेटे, मेरे पापा के बेटे, मतलब हम, मेरे चाचा के बेटे, ताऊ के बच्चे एंड ऑल दैट, देन इट विल बी कॉल्ड एज सक्सेशन। अगर विल नहीं बनी तो इट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। इज दैट क्लियर? तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो इनहेरिटेंस होता है, सक्सेशन बाय डिफॉल्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे विल का होना जरूरी है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। सो टेस्टेटर कौन होता है, समझ में आ गया? What is a will? A legal declaration of a person's wish regarding disposal of his property after death. सर मान लीजिए वो मोहल्ले के शर्मा जी के नाम दादाजी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर गए, तो अब परिवार वाले होने देंगे तब ना। बट अगर कर गए कि मेरे परिवार वाले बड़ा सताते थे, मोहल्ले के गुप्ता जी मटर चिकन खिलाते थे, बटर चिकन हमको, तो उनको देंगे प्रॉपर्टी, तो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा फिर ये कि भाई ये फर्जी विल है, सही विल नहीं है। बट अगर हम उसको साबित नहीं कर पाए कि वो फर्जी है, तो इन दैट केस प्रॉपर्टी उन्हीं को चली जाएगी। समझ में आ गया? तो इस बात को जरा नोट कर लें आप लोग कि इफ देयर इज अ विल दैट इज द कॉज ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ नोन एज सक्सेशन, विदाउट विल इट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। विल का मतलब भी समझ गए? चलिए, तो आपके मोहल्ले में कोई विल विल लिख रहा हो तो मेरा आधार कार्ड और नाम ले जाइएगा, लिखवा दीजिएगा नाम। 9 मार्च 2018 सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था परमिटिंग पैसिव यूथेनेशिया अंडर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, लिविंग विल डिक्लेरेशन। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लीगलाइज पैसिव यूथेनेसिया बाय वे ऑफ विड्रॉल ऑफ लाइफ। आपने शायद एक ये वर्ड सुना होगा, मर्सी अपील। क्या होता है पता है? क्या होता है? कि भैया हम त्रस्त हैं इस जीवन से, कृपया करके हमें आज्ञा दी जाए मरने के लिए। क्या? राइट टू डेथ। हाँ, इंडिया में पहले अलाउड ही नहीं था, फिर ये अलाउ हो गया, और ये उसी का 2018 का केस है। पैसिव यूथनेशिया अलाउज विड्रॉल ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट विद द इंटेंशन टू एक्सपीडिएट द डेथ ऑफ अ टर्मिनली इल पेशेंट। ध्यान से सुनिएगा, विदेशों में तो क्या है कि सही इंसान है वो भी मृत्यु ले सकता है, बट हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता नहीं, अगर कोई बीमार है तब वो मृत्यु लेना चाहे तो उसको मृत्यु दे दी जा सकती है, कि भाई दवाइयां हटा दी जाए, ये नहीं जहर भोगने लग जाओ उसके अंदर। ओके, so Supreme Court also ruled specific circumstances person has a right to decide against artificial life support by creating a living will, जिंदा रहते हुए। The Supreme Court has attached strict condition for executing a living will made by person in normal state of health and mind। मतलब अगर किसी इंसान को कोई दिमागी बीमारी है या शरीर की बीमारी है, बट उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया, तो भी दिमागी बीमारी ही हो गई। मतलब डायरेक्ट कॉज ऑफ मेंटल इफेक्ट या इनडायरेक्ट कॉज है, बुखार ही नहीं जा रहा है 4 साल से। इज दैट क्लियर? अब ये दिमागी बीमारी नहीं, बट बुखार नहीं जा रहा, बेचारा डिप्रेशन में चला गया, तो वहां पे वो इंसान विल लिख सकता है। अब अभी मरा नहीं है, बट स्टिल उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। सो द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द राइट टू डाई विद डिग्निटी एज अ फंडामेंटल राइट विद इन द एम्बिट। सर इसका मतलब क्या है? पूरा क्रियाक्रम का खर्चा सरकार देगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, सो इट इज हेल्ड दैट राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू डाई पीसफुली एंड विद डिग्निटी। अभी मैं कुछ साल पहले की बात है, यहाँ पे वो डेड बॉडीज को जलाया जाता गया था, तो पहले वो नहलाते वगैरह ना, तो नहलाया किसी बाबूजी को, काफी एजेड पर्सन था, मतलब मेरे को लग रहा होगा शायद 80+ रहा होगा। तो उसको फिर नहलाने वाली जगह से लेके जा रहे थे, वो जहाँ पे क्रेमेशन होता है, डेड बॉडी जलाते हैं, वो अर्थी से गिर गए भाई साहब। अब मेरे मन में आया, ये भाई साहब कहीं आत्मा इनकी राइट टू डिग्निटी के लिए स्यू ना कर दे कि हमें अर्थी से गिराया कैसे तुम लोग ने। चलिए, मजाक अलग चीज है। सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया था एनजीओ कॉमन कॉज फॉर इंडिविजुअल राइट ने टू मेक लिविंग विल डॉक्यूमेंट फॉर पैसिव यूथनेशिया। However, the debate to legalize passive euthanasia got triggered in 2011 Supreme Court judgment in case of Mumbai nurse Aruna Shanbhag, who was in permanent vegetative state for more than 40 years. ये ना समझ लेना वेजिटेरियन खाना खिलाया जा रहा था इसको। हाँ, बहुत जगह था। तो अब इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने आप को चाकू मार ले या बोले AK-47 से गोली मार दो हमको, नो, नॉट अलाउड। तबीयत खराब है, ऐसी है कि डॉक्टर बोले कि भाई ये कभी सही हो ही नहीं सकते, जैसे कोमा वगैरह में लोग चले जाते हैं ना, भाई ब्रेन डेड है, मान लिया हार्ट तो चल ही रहा है, तो उस केस में लिविंग विल इज अलाउड प्रोवाइडेड। कोमा वाला कैसे विल लिखेगा भाई? प्रोवाइडेड वो सोचने समझने की शक्तियां रखता हो। ओके, समझ में आ गया? चलिए, तो टेस्टामेंट्री सक्सेशन होता क्या है? When a person disposes of his property by making a will, it is known as testamentary succession. The person can make a will only of his or her separate property
कहने का मतलब टेस्टामेंट्री प्रॉपर्टी में कैन नॉट ट्रांसफर द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। खोपड़े में बात गई। पारिवारिक संपत्ति की विल आप नहीं लिख सकते भाई, क्योंकि आपके पास खुद ही उसका राइट नहीं है। आप अपनी संपत्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसके ऊपर कानून कौन सा चलता है? इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। खोपड़े में बात गई। नहीं, कोमा वाले केस में ये विल नहीं बन सकती, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड कोमा के केस में कि भाई इंसान की सोचने समझने की शक्तियां है ही नहीं। बस इनहेरिटेंस होगा उस केस में। इनहेरिटेंस तब होगा जब उसकी डेथ हो जाएगी। अभी मरा कहाँ है वो? नहीं, उसको नहीं अलाउ होगा। इज दैट क्लियर? डिसाइड कौन करेगा उसके लिए? दूसरे लोगों को पता लगा, मर्डर का केस लग गया, तो उसको अलाउड नहीं है। वैसे जनरली कोमा वाले जल्दी बचते नहीं है। अब कभी कोई केस आएगा तो देखा जाएगा। सो द लॉ एम्पावर्स पर्सन टू डिटर्मिन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम हिज, अच्छा, हिज ओब्लिक हर करिए जरा, समझ में आ गया? सिर्फ आदमी को मारा जा रहा है। द डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी दैट ही लीव्स बिहाइंड आफ्टर हिम डेथ, द लॉ रिस्पेक्ट्स द विल ऑफ द डिसीज्ड एंड सिक्योर्स इट्स एनफोर्समेंट। कहने का मतलब कि भाई सही तरीके से उसको ट्रांसफर किया जाए। अ पर्सन हु डिटर्मिन्स द डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इज सेड टू हैव मेड अ, समझ में आ गया? तो सक्सेशन और इनहेरिटेंस में डिफरेंस क्लियर हो गया कि अगर आपने विल बनाई और आपकी प्रॉपर्टी मरने के बाद आपके जिनके आप नाम पे आपने विल की उनको मिलेगी, तो इट इज सक्सेशन। बट कोई विल नहीं है और लोगों को ही मिलनी है, ऑब्वियस सी बात है, जो लीगल एयर्स होंगे, इट इज नोन एज इनहेरिटेंस। ओके, तो दोनों चीजों में याद रखिएगा ध्यान से। चलिए, इंटरस्टेट सक्सेशन क्या होता है और मुस्लिम लॉ और अदर रिलीजन्स में ये कैसे काम करता है, और इसमें यहाँ पे एयर, एसिडेंट्स, डिसेंडेंट्स, कोलैटरल्स, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्रिन ब्लड का मतलब क्या होता है, रूल्स रिगार्डिंग इंटरस्टेट सक्सेशन। एग्नेट्स कौन होते हैं? मैग्नेट के भाई को मत समझ लीजिएगा। अब ये बहुत बढ़िया है, PSSS, SSSS1, ये बहुत मजेदार चीजें हैं, तो आपको पता लगेगा किसकी प्रॉपर्टी किसको मिलती है। कॉग्नेट कौन होता है? व्हाट इट क्लियर? चलिए, तो हम अभी कंप्लीट करेंगे इन स्टेट सक्सेशन। Person who dies without making a will is known as instate, and succession to his property is known as instate succession। और शब्द लिख लीजिए इनहेरिटेंस, याद रख लेंगे ना इसको। इंस्टेट सक्सेशन हो या इनहेरिटेंस हो, प्रैक्टिकली मीनिंग एक ही है। कहीं कानून की किताब में लिखा नहीं है कि भाई सक्सेशन और इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंसेस हैं, बट ये टेक्स्ट पढ़ के समझ में आ गया। जहां पे भी सक्सेशन पढ़ा, पहली बात ही विल से स्टार्ट हो गई थी। ओके, और जब आपने इनहेरिटेंस पढ़ा तो इनहेरिटेंस में साफ साफ लिखा हुआ था एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। आई रिपीट, क्या लिखा है? एक्विजिशन, ले रहे हैं, दिया नहीं जा रहा। सक्सेशन में दिया जा रहा है। एस से सरेंडर, एस से सरेंडर, आई की तो मेरे पास ही है, प्रॉपर्टी मेरी ही है। तो यहां पे थोड़ी दबंगई नजर आ रही है, और वहां पे थोड़ा क्या कहते हैं, थोड़ा सोशल टाइप का नजर आ रहा था कि भाई बहुत ज्यादा कोई आपको यहाँ पे लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। याद रखेंगे इस बात को। हाँ, यस, किसी पर्सन डेथ हो गया तो स्पाउस नहीं है, हाँ, तो घर के बड़ा बेटा बड़ी बेटी प्रॉपर्टी मिलेगी? नहीं नहीं, सबको 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 सबको। धीरू भाई अंबानी की डेथ हो गई, सारी प्रॉपर्टी अनसेड कोकिलाबेन अंबानी की है। विल है तो बात अलग है, उनको भी नहीं मिलेगी फिर तो। अगर विल नहीं है तो मैं बात कर रहा हूँ, कोकिलाबेन अंबानी ने फिर आगे बांट दी। ठीक है, अब किसी के 4 बेटे हैं, 2 बेटियां, तो 6 को प्रॉपर्टी मिलेगी। विल में हो सकता है कि 2-3 को हटा दें, नालायक हैं वगैरह वगैरह टाइप बोल के, बट इनहेरिटेंस में ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो विल बन गई और ट्रांसफर हुआ तो सक्सेशन, और यहां पे विल नहीं है, इट इज इनहेरिटेंस, हम अक्वायर करेंगे उसको। ओके, तो लड़ाई झगड़ा हमेशा इनहेरिटेंस के केस में होता है, सक्सेशन में नहीं होता, क्योंकि विल है। फिर विल को लोग कोर्ट में चैलेंज करने, फर्जी विल है, पिताजी को धमका के लिखवाई गई थी, ठीक है, उनको थोड़ा लिकर इकर पिला दिया गया था, डांस करवा दिया गया था, सो रहे थे, विल लिख के अंगूठा लगवा लिया गया, चलता है सब नाटक कोर्ट में। चलिए, तो इंस्टेट सक्सेशन प्रॉपर्टी डिवॉल्व्स अकॉर्डिंग टू लॉ और कस्टम बाय विच द डिसीज्ड इज governed। तो if Hindu dies in state that is without making a will, both separate property as well as joint property passes to his heirs। कहीं पे लिखा है मेल और फीमेल? नो, बट यहां पे भी एक सीक्वेंस है जो मैंने आपको दिखाया। सबसे पहला राइट तो स्पाउस का ही है, उसके बाद फिर लड़कों का है। लड़कियों में अनमैरिड डॉटर्स का पहले है और मैरिड डॉटर्स का बाद में है। समझ में आ गया? इसलिए आजकल लड़कियां देर से शादी कर रही हैं कि घर वाले निपटे, कम में पहले प्रॉपर्टी लो, पर शादी तो होती ही रहेगी।
So under Hindu law, a son and a birthright, sorry, a son has a birthright in joint family property, but ये पहले था, अब नहीं चलता, अमेंडमेंट हो चुका है इसका. Hindu Succession Act was enacted to remove gender discrimination in Hindu Succession Act. Now under Hindu Succession Act 2005, daughters have the inheritance right equal to those of sons. समझ में आ गया? डॉटर का बढ़िया है, जहां शादी हुई वहां तो है ही है, और जहां थी वहां पे भी है. लड़के बेचारे सताए हुए दुनिया के दलिद्दर. समझ में आ गया? तो इसलिए लड़कों की शादी कर लेनी चाहिए और बीवी भड़काना चाहिए, जाओ वहां प्रॉपर्टी लेकर आओ. तो मेरे फादर इन लॉ की जब डेथ हुई तो उनके कुछ एफडीआर थे मेरी वाइफ के नाम पे और मेरी सिस्टर इन लॉ के नाम पे, तो वो तो आ ही गए. तो मेरे मतलब ब्रदर इन लॉ ने मेरे को बोला कि बताइए प्रॉपर्टी का बंटवारा होना है तो आपको क्या चाहिए. मैंने मेरे कुछ नहीं चाहिए भैया, जो मेरे पास है मेरे तो भाई नहीं संभाला, मैं तो आके ले लूंगा, भैया अपना रखो, काम खत्म. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? अंडरस्टूड दिस? चलिए, तो मुस्लिम लॉ और अदर रिलीजन्स की कहानी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे.